गंगा वर्सेस मंगा। संक्रांति का पतंग। एक दिन सुबह मंगा अपने पड़ोस की वनजा के घर जाती है। वनजा हॉल में बैठकर कुछ लिख रही थी। ये देखकर मंगा बोली, क्या बात है, पता नहीं कुछ तो लिखे जा रही है। अरे मंगा, तू संक्रांति का त्योहार आ रहा है ना, मैं त्योहार के सामान की लिस्ट लिख रही थी। देखने से तो लिस्ट बड़ी लग रही है। संक्रांति का त्योहार भी तो बड़ा है, इतनी लंबी लिस्ट तो बनती है। तूने सच कहा। हमारे गांव में भी रंगोली के कंपटीशन और पतंगों के कंपटीशन भी होते हैं। अरे मैं क्यों नहीं जानती। अगर मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी ना, तो मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनते ही वनजा जोर जोर से हंसने लगी। वनजा को हंसता हुआ देखकर मंगा को बहुत गुस्सा आया। क्या बात है, इतना क्यों हंस रही है? और नहीं तो क्या, तू और कंपटीशन में जीतेगी। इस नए साल का सबसे पहला बड़ा सजोक यही है। वनजा की बात सुनकर मंगा को और भी गुस्सा आ गया। तो तुझे क्या लगता है कि मैं जीत कर नहीं दिखा सकती? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये बात सुनकर मंगा को बहुत गुस्सा आया। तू मेरे बारे में समझती क्या है? अगर मैं एक बार ठान लूँ ना, तो मैं हर कंपटीशन में फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। क्या सच में? तू इतना बिल्डअप दे रही है, तू पतंग उड़ाने की कंपटीशन ना मुझसे कर और जीत के बता, तब मैं मान जाऊंगी कि तू मुझसे ग्रेट है और फिर कभी भी मैं तुझे नीचा दिखाकर नहीं बोलूंगी। ठीक है, चल बैठ। हाँ बैठ। इस तरह दोनों एक दूसरे से बैट कर लेते हैं। कंपटीशन के लिए तैयार रहना। ऐसा बोलते हुए मंगा वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर आकर मैंने तो उसके सामने अपने आप को बढ़ चढ़कर तारीफ कर ली थी। मैंने बचपन में भी एक बार भी पतंग नहीं उड़ाया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, सासू माँ के पास जाकर कोई ना कोई झूठ बोलकर उनके पास से कोई ना कोई मैजिकल चीज लेकर इस कंपटीशन में जीतना होगा, अपनी इज्जत बचानी होगी। इस तरह सोचकर मंगा अपनी सास की राह देखने लगी। इधर गंगा पौधों को पानी डाल रही थी। ये देखकर मंगा गुस्से से अपने सास के पास पहुंची और बोली, सासू माँ क्या कर रही हो आप? अरे दिखता नहीं, मैं पौधों को पानी डाल रही हूँ। आप यहाँ बैठकर आराम से पौधों को पानी डालिए और वहाँ मेरी इज्जत पानी पानी हो रही है। घर से बाहर कदम रखने के लिए भी मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही है? मेरा दुख आपको रोना लग रहा है, आपको मेरी कोई परवाह नहीं। अरे बहू, पहले बात क्या है ये तो बता। इसका मतलब मेरी बातें आपको बकवास लगती हैं? अरे अरे अरे, तू नहीं बदलेगी अब बता बात क्या है। इस तरह वो वहाँ से अपने घर के अंदर पहुँची। उसके पीछे पीछे मंगा भी घर के अंदर आई। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आप वहाँ से क्यों चली आई? मैंने जब पूछा तो बता नहीं रही है। अब बता मुझे, किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? मुझे कौन क्या कहेगा? यह बात तो सच कहा तूने। कहना होगा तो तू ही सबको कहेगी। गंगा की बात सुनकर मंगा दंग रह गई। सासू माँ। अच्छा, अब बता क्या हुआ? संक्रांति का त्योहार आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, ये बताने के लिए इतना गुस्सा? अरे मेरी बात पूरी तरह सुनिए ना। हाँ बता। अपनी पड़ोस की वनजा है ना? हाँ है। सुबह सुबह हमारे घर भी तो आई थी। बड़ी घमंडी हो गई है। जानती है उसने मुझे कितनी सारी बातें सुनाई है सासू माँ। तूने उसे कुछ न कुछ कहा होगा, वरना वो तुझे इतनी सारी बातें क्यों सुनाती? आपकी कसम, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। अरे कोई भी अपनी माँ की कसम खाता है, तू क्या अपने सास की कसम खा रही है? इसका मतलब तू जल्दी जल्दी मुझे ऊपर पहुँचाने की तैयारी कर रही है क्या? अरे ऐसा नहीं है सासू माँ, मेरी माँ या सासू माँ दोनों आप ही तो हो, इसीलिए मैंने आपकी कसम ले ली। अच्छा, अब बात तो बता। उस वनजा ने मुझसे बेट लगाया है कि मैं उसे पतंग के कंपटीशन में हरा कर दिखाऊं। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूं? ये क्या सासू माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझे ये बता कि मैं करूं क्या? आपको कुछ ना कुछ करके मुझे उस कंपटीशन में जितवाना होगा। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं, लेकिन अब मुझे जाने दे, मुझे बहुत भूख लगी है।
आप बताइए ना आपको क्या खाना है, मैं बनाकर खिलाऊंगी आपको। इस तरह बोलते हुए वो रसोई घर में जाकर अपने सास की सारी मनपसंद चीजें बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और अपनी सास को खाने पे बुलाती है। गंगा आकर खाने के लिए बैठती है। मंगा सारा खाना परोसकर बोलती है, सासू माँ तो क्या सोचा आपने? मुझसे तेरा ये रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक मैजिकल रस्सी दूंगी, तू पतंग में बांधकर पतंग उड़ा देना। वो रस्सी ही उस पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ाएगी और उस रस्सी की वजह से ही तू जीत भी जाएगी। ये बातें सुनते ही मंगा बहुत खुश हो जाती है। वो रस्सी मुझे जल्दी से जल्दी दीजिए। गंगा खाना खाकर अपने कमरे में जाकर एक मैजिकल रस्सी का मांझा लाकर मंगा को दे देती है। मंगा उस मांझा को लेकर अपने पड़ोस की वनजा के पास पहुंचकर बोलती है, तूने मुझसे शर्त लगाई थी ना, कंपटीशन कब रखना है ये बता। अरे वाह, लगता है तू बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आई है, तो चल कंपटीशन अभी रख लेते हैं। ऐसा बोलते हुए दोनों एक मैदान में पहुँचे। एक तरफ मंगा और दूसरी तरफ वनजा खड़े होकर पतंग उड़ाने लगे। मंगा का पतंग बहुत ऊंचा उड़ रहा था। देखा तूने मेरा पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है? हाँ हाँ, ये भी देख लेते हैं। इस तरह वनजा बोल ही रही थी कि एक पक्षी उड़ता हुआ आकर उसके रस्सी के पास पहुंचती है। उस पंछी के पास आते ही मंगा का रस्सी कट जाता है। तब वनजा हंसते हुए बोलती है, हो गया ना, इतना ऊंचा उड़ा कि उधर से उधर ही निकल गया तेरा पतंग। नहीं नहीं, वो पंछी आकर उसने मेरी रस्सी तोड़ दी, वरना मैं ही जीत जाती। मैं वो सब नहीं जानती, जैसे मैंने कहा था इस कंपटीशन में मैं ही जीती हूँ। फिर कभी तू मुझसे कोई शर्त मत लगाना, चल बाय। ऐसा बोलते हुए वनजा वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मंगा अपनी सास के पास आकर बोली, सासू माँ, आपने मुझसे कहा था कि मेरा ये मांझा मेरी पतंग को बहुत ऊंचा ले जाएगा, इस रस्सी की वजह से मैं हार गई। इस तरह रोते हुए उसने सारी बात अपनी सास को बताई। मंगा, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई, अगर उस रस्सी के रास्ते में कोई पंछी आ जाता है ना, तो ये रस्सी अपने आप कटकर उस पंछी को रास्ता दे देती है। ये बात सुनते ही मंगा दंग रह गई। ये बात आप अभी बता रही हो सासू माँ? इस तरह बोलकर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। एक दिन एक गर्भवती औरत गांव भर में घर घर घूमते हुए काम के लिए पूछ रही थी। बेचारी बहुत कमजोर भी थी। वो घर घर जाकर बड़े कमजोर होते हुए बोल रही थी, माँ जी, कोई काम है तो बताइए ना माँ जी, मैं बहुत परेशानियों में हूँ। इस तरह वो नौकरी मांग रही थी। ये सुनकर एक घर की औरत बोली, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पेट से हो, ऊपर से बहुत कमजोर भी दिखती हो। इस हालत में तुम मेरा क्या मदद कर पाओगी? जाओ जाओ, कोई दूसरा घर ढूंढ लो। इस तरह वो वहाँ से भेज देती है। बेचारी औरत एक और घर जाकर इसी तरह नौकरी मांगती रहती है। घूमते घूमते वो गंगा के घर पहुँचती है। गंगा उस औरत को देखकर अपने घर बुलाती है। माँ जी। उस लड़की को देखकर गंगा बोलती है, कौन हो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? माँ जी, मेरा नाम मंजू है, अगर आपके घर कोई काम हो तो बताइए माँ जी, मैं करूँगी। ये देखकर गंगा उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। गंगा देखती है कि वो लड़की बहुत कमजोर थी, इसीलिए पहले उसे पेट भर खाना खिलाती है। ये सब देखकर उस लड़की को पता चलता है कि गंगा एक भली औरत है। आप कितनी अच्छी औरत हैं। मैं नौकरी की तलाश में आई थी और आप मुझे भरपेट खाना खिला रहे हैं। अरे बस करो बेटी, तूने मुझे माँ जी करके बुलाया था और एक माँ को अपने बच्चों की भूख के बारे में पता होता है या नहीं? ऊपर से तुम अकेली भी नहीं हो, पेट से हो, लेकिन तुम इतनी कमजोर क्यों हो? तुम्हें तो अच्छा खाना खाकर बहुत ताकतवर होना चाहिए ना। इस तरह गंगा उसे समझाती है। ये सुनकर मंजू रोने लगती है। क्या करूं माँ जी, ये सब मेरी किस्मत है। मेरा पति एक बहुत बड़ा आलसी आदमी है, कोई काम धंधा नहीं करता। Oh no! हमेशा बस खाता है और सोया रहता है और कोई काम काज नहीं करता। हमारे पास 4 एकड़ जमीन है माँ जी,
कम से कम उसमें खेती भी नहीं करता है वो। कम से कम वो इसे किसी को उधार में भी नहीं दे देता। कुछ बोलो तो मुझे उल्टी पुल्टी बातें कहता है। ऊपर से मेरे पति माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं। कुछ भी कहूँ तो कहते हैं कि रोज माँ का ध्यान करो, उनकी पूजा अर्चना करो, वही सब देख लेंगी। या ऐसा कभी होता है क्या माँ जी, आप ही बताइए। इस तरह वो अपनी कहानी बताकर रोने लगी। अरे बेटा, अब बस भी करो, रोना बंद करो। तेरे पति में बदलाव मैं लेकर आऊंगी। तू पहले खाना खा ले, चिंता मत कर, मैं हूं ना। ऐसा बोलकर गंगा उस लड़की को अपने हाथों से निवाले खिलाने लगती है। इस तरह गंगा मंजू को खाना खिलाकर थोड़ी देर सुलाती है। उसके बाद गंगा मंजू के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि मंजू का पति आराम से बिस्तर पर लेटकर आसपास के बच्चों से कुछ बकवास करता रहता है। अरे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, मनुष्य लालची होता है। मनुष्य हमेशा ज्यादा की आकांक्षा करता है। हमारे इस छोटे से पेट के लिए एक डोसा या एक इडली काफी होता है। मेहनत करके ज्यादा कमाने की क्या जरूरत है। अपनी छोटी सी इस जिंदगी को आराम से खुशी से बिताना चाहिए, वरना हमारा जीवन पापड़ की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, आशा दोषा इडली वड़ा। चलो बच्चों, तुम लोग भी बोलो, आशा दोषा इडली वड़ा। इस तरह वो उन बच्चों को चिकनी चुपड़ी बातें बता रहा था। ये सब देखकर गंगा अपने मन में सोचती है, अरे हाँ, मंजू ने सही कहा था। ये तो खूब बकबक करता रहता है, इसको सबक कैसे सिखाया जाए। ऐसा बोलकर वो सोचने लगती है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब अपने जादू से गंगा मंजू के पति के सर पर 2 सींग लगा देती है। उन सींगों की वजह से मंजू के पति के सर में बहुत दर्द उठने लगता है। उस दर्द से परेशान मंजू का पति इस तरह बोलता है, बाप रे बाप, कितना दर्द हो रहा है भगवान। अरे रे, हे भगवान, ये कैसा दर्द है। इस तरह वो दर्द से कराह रहा होता है। तब अपनी गंगा काली माता के रूप में मंजू के पति के सामने प्रत्यक्ष होती है। गंगा को देखकर मंजू का पति सचमुच की माता जी आ गई हैं, ये सोचकर उन्हें प्रार्थना करने लगता है। हे माता रानी, दुर्गा देवी, मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैंने क्या गलती कर दी माँ जी? हर दिन मैं आपकी पूजा अर्चना करता ही रहता हूँ। आपने ये कैसी शिक्षा दी है मुझे माता जी? इस तरह वो अपने दर्द की वजह से रोने लगता है। तब अपनी गंगा कहती है, अरे ओ मूर्ख, तू रोज रोज बिना किसी काम धाम के आलसी राम बनता जा रहा है और अपनी आलस से तू अपनी गर्भवती पत्नी को भी दुख दे रहा है। इसीलिए मैंने तुझे ये सजा दी है। हे माता रानी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं खूब मेहनत मजदूरी करूंगा। बस एक बार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ माते। तू बस 5 मिनट का दर्द नहीं सह पा रहा है, लेकिन तेरी पत्नी गर्भवती है। नौकरी की तलाश में वो घर घर घूम घूम कर कितना दर्द सह रही है, पता है तुम्हें? जब तक कि तुझे अकल नहीं आ जाती और तू किसी काम में नहीं लग जाता, तब तक तुझे ये दर्द सहना ही पड़ेगा। जिस दिन तुझसे तेरा आलस दूर हो जाएगा, उसी दिन ये दोनों सींगें भी गायब हो जाएंगी। ये सींग सिर्फ तुझे ही दिखाई देंगे, बाकी लोग इसे नहीं देख पाएंगे। इसीलिए जब तक ये दोनों सींग तेरे सर पर हैं, तुझे तो ये दर्द सहना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर गंगा गायब हो जाती है। ये सब सुनकर मंजू का पति उसी दिन से नौकरी करना शुरू कर देता है। मंजू अपने पति को मेहनत करके काम करते हुए देखकर बहुत खुश होती है और इसी तरह मंजू का पति अपने 4 एकड़ जमीन पर खेती करके उसमें बहुत सारा अनाज भी पैदा करता है। उसके वजह से उसे खूब पैसे मुनाफा भी होते हैं। इस तरह मंजू के पति को मेहनत के फल के बारे में पता चलता है और जब उसका आलस भी चला जाता है,
उसकी दोनों सींगें भी गायब हो जाती हैं। मेहनत के महत्ता को जानकर मंजू का पति फिर कभी भी आलस के आसपास भी नहीं जाता। और इधर मंजू गंगा ने उसके लिए जो कुछ भी किया उसे कभी भी बिना भूले और हमेशा उन्हें पूछती रहती थी। लालची बहू और मैजिकल कंघी। एक दिन मंगा बड़ी उदास सी बैठकर कुछ सोचने लगी। ये देखकर सास गंगा उसके पास आकर बोलती है, क्या बात है बहू, कोरोना की वजह से परेशान दुनिया की तरह ऐसे क्यों बैठी है? क्या हुआ? क्या बताऊं सासू माँ, पिछले महीने आपने बोला था कि पूजा पाठ करो, तो हर दिन मैं सर से नहा नहा कर मेरे बाल देखिए किस तरह उलझ गए हैं। मेरे बाल इतने बेजान और ड्राई हो गए हैं। छी, मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अरे वाह, तू तो ऐसे बोले जा रही है जैसे मेरे वजह से तेरे बाल खराब हो गए हों। हमेशा कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करती है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, यहीं रुक। ऐसा बोलकर गंगा अपने कमरे में जाकर एक खूबसूरत सा कंघी बाहर लेके आती है। ये ले, ये मैजिकल कंघी है। तेरे बालों को इस कंघी से कंघी करेगी तो तेरे बाल पहले जैसे सुंदर, लंबे और घने बन जाएंगे। लेकिन ज्यादा लालच करके कोई गड़बड़ मत कर देना। कंघी करने के बाद इस कंघी को संभाल के छुपा देना। ऐसा बोलकर गंगा वहाँ से चली जाती है। तब मंगा उस कंघी को हाथ में लेकर उसे आगे पीछे घुमाकर देखती है और बोलती है, हाँ, इस कंघी में ऐसी भी क्या बात है? देखते हैं, एक बार कंघी करके देखूं तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें क्या खास बात है। इस तरह सोचकर मंगा उस कंघी से अपने बाल कंघी करने लगती है। बस और क्या था, जैसे ही उस कंघी से मंगा ने अपने बाल कंघी किए, उसके बाल काले, लंबे और घने बन गए और चमकने लगे। ये देखकर मंगा सोची, अरे ये क्या है? अरे वाह, ये कंघी तो बड़ी ही मस्त है। इतने दिनों से मैं अपने बाल देखकर दुखी होई जा रही थी। मेरे सारे बाल झड़कर एक छोटी सी चोटी बनकर रह गए थे, लेकिन अब मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं। हाँ, जैसे मेरी सास ने कहा था, मैं इसे जाकर छुपा कर रख देती हूँ। इस तरह वो जाकर गंगा के बताए हुए अटैची में उस कंघी को छुपा कर रख देती है और अपनी सास के पास पहुँचकर बोलती है, सासू माँ, मेरी चोटी देखिए कितनी लंबी हो गई है ना। इस तरह वो अपने बालों को देखकर खुश होए जा रही थी। अरे ओ बहू रानी, अपने बालों को देखकर खुश होना हो गया हो तो सबके घर जाकर दूध देकर वापस आ जा। सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। अरे सासू माँ, ये तो अपना रोज का काम है। एक आध घंटा देर हो जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। इस तरह बड़बड़ाकर मंगा दूध का कैन लेकर लोगों के घर जाकर एक एक के घर के सामने खड़े होकर, राधा दीदी, ओ राधा दीदी, ये लीजिए दूध। मंगा की आवाज सुनकर एक औरत हाथ में बर्तन लिए घर से बाहर आती है। ये ले मंगा, दूध डाल दे। लेकिन मंगा अपने बालों को अपने हाथों में लिए उनकी सुंदरता को निहार रही। ये देखकर राधा भी बर्तन बगल में रख देती है और मंगा के चोटी को देखते हुए बोलती है, अरे मंगा, एक बात तो बता, तेरे बाल तो एकदम झड़ चुके थे और एकदम छोटी सी चोटी हुआ करती थी, लेकिन अचानक तेरे बाल इतने लंबे, घने और काले कैसे हो गए? मुझे भी बताना। अरे दीदी, वो बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत खर्चा हुआ है मेरा। देखना मेरे बालों को कितने झड़ गए हैं और एकदम पतली सी चोटी बन गई है। मैं कितना भी खर्च हो खर्च करने को तैयार हूँ। जरा मेरे बाल भी बढ़ा दे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। पहले दूध तो ले लो। ऐसा बोलकर उन्हें दूध देकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह वो दूसरे घर भी जाकर दूध डालने के बहाने अपने बालों को सबको दिखाने लगती है। वहाँ भी लोग उसे देखकर कितना भी खर्चा हो हम लोग करने को तैयार हैं बोलते हैं। ये बात सुनकर मंगा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अपना खाली दूध का कैन लेकर घर जाते जाते बोलती है, सब लोग मेरे बाल देखकर फिदा हो रहे हैं। वो लोग कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हैं इन बालों के लिए। हाँ, अगर मैं अपनी सास से बचाकर वो कंघी लाऊंगी और उस कंघी से इनकी चोटियां बनाऊंगी तो मैं खूब सारे पैसे कमा पाऊंगी और सारी औरतों मेरा अच्छा नाम भी हो जाएगा। हाँ, एक तीर से दो शिकार कर पाऊंगी। वो तुरंत निश्चय कर लेती है
कि वो किसी भी तरह वो कंघी चुराएगी और लोगों की मदद के बहाने पैसे कमाएगी। वो घर पहुंचकर दूध का कैन बाहर रखकर अपनी सास के कमरे में जाती है और अटैची में से कंघी निकालकर कमरे से बाहर आते आते अपनी सास से बोलती है, अरे सासू माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। तू तो अभी अभी बाहर से घर लौटी है, फिर कहाँ चल दी? क्या काम है तेरा बाहर? अरे बस अभी आई सासू माँ। ऐसा बोलकर वो बाहर जाकर तुरंत राधा के घर पहुंचकर उसे बाहर बुलाती है। जब राधा घर के बाहर आती है तो मंगा बोलती है, देखो राधा दीदी, आपके बाल बढ़ाने का जिम्मा मेरा है, लेकिन उसके लिए 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। ये बात सुनते ही राधा बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से घर के अंदर जाकर 10,000 रुपए लाकर मंगा को दे देती है। तब मंगा उस कंघी से राधा के बाल भी कंघी करती है और अच्छे से चोटी बनाती है, जिसकी वजह से राधा के बाल भी खूबसूरत और घने बन जाते हैं। इस तरह मंगा उस दिन पूरे 10 लोगों के बाल कंघी करती है और पूरे 1 लाख रुपए कमा लेती है। मंगा खुश होते हुए पैसे लेकर अपने हाथों में रखे कंघी को चूमते हुए बोलती है, अरे वाह मेरी कंघी, तेरी वजह से आज मैंने पूरे 1 लाख रुपए कमाए हैं। आज से मुझे दूध, फूल और ये कचरा बेचने की कोई जरूरत नहीं। तेरी वजह से मैं बस एक ही ताक में करोड़पति बन जाऊंगी। इस तरह वो मन में सोच सोच कर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो बार बार पैसे गिनते ही जा रही थी कि तभी बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जब मंगा अपना दरवाजा खोलकर देखती है तो देखती है कि जिन जिन लोगों की उसने चोटी बनाई थी वो सब लोग अभी गंजे हो चुके थे। सब लोग गुस्से में मंगा को मारने के लिए पहुंचते हैं। तभी गंगा आड़े आकर बोलती है, अरे अरे रुक जाइए, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। ऐसा बोलकर गंगा अपने जादू से उन सब के बाल वापस आ जाते हैं। लोगों के बाल वापस आते ही गंगा मंगा से पैसे लेकर उनके पैसे लौटा देती है। इस तरह गंगा का चेहरा देखकर लोग मंगा को कुछ किए बिना वहाँ से चले जाते हैं। तब मंगा अपनी सास के पास जाकर बोलती है, अगर अब वक्त पर नहीं पहुँचती तो पता नहीं वो लोग मेरा क्या हाल करते। माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी और ये सब कुछ किया। माफ कर दो ना सासू माँ। हाँ, ये सब मेरी ही गलती है कि मैं तुझे तरह तरह की चीजें देती हूँ। अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? तू अब मेरी बहू जो बन गई है, मेरे पास कोई और रास्ता है भी? इस तरह बोलकर दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। और मैजिकल वॉच 2। एक दिन मंगा नहाने के लिए जाते हुए अपने हाथ की घड़ी को निकालकर टेबल पर रखती है और बाथरूम में चली जाती है और उस घड़ी को एक छोटा सा चूहा लेकर भाग जाता है। जब मंगा नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसे उसकी घड़ी टेबल पर दिखाई नहीं देती। तब वो मन में सोचती है, अरे यहीं पे तो मैंने अपनी घड़ी रखी थी। अरे कहाँ गई होगी? मुझे बाहर जाने के लिए टाइम हो रहा है। कहाँ रख दिया मैंने? छी, जिस चीज को जहाँ रखो वहाँ नहीं मिलती। अब मैं क्या करूँ? मेरे दोस्त सब लोग नई नई घड़ियाँ और अंगूठियाँ पहनकर आएंगे और मुझे क्या बिना घड़ी के जाना होगा? ये वॉच कहाँ गई? हे भगवान कहाँ गई मेरी वॉच? इस तरह वो रोते रोते बैठ जाती है। तभी वहाँ गंगा पहुँचती है और मंगा को इधर उधर घूमते हुए देखकर पूछती है, अरे अरे मंगा, तेरे दोस्त की शादी है ना? यहाँ खड़े खड़े रोए जा रही है। शादी में जाना नहीं है क्या? हाँ कहाँ जाऊँ सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे कई मिन्नतों के बाद एक लौती घड़ी खरीद कर दी थी कि अच्छे से उस घड़ी को लगाकर मैं शादी में जाऊंगी, लेकिन याद ही नहीं आ रहा कि मैंने उस घड़ी को कहाँ रख दिया था। वहाँ मेरे दोस्त अच्छी अच्छी अंगूठियाँ और नए नए घड़ियाँ पहनकर आएंगे और मैं बिना किसी चीज के खाली हाथ जाऊंगी क्या? बस इतनी सी बात के लिए तब से रोए जा रही है। थोड़ी देर रुक जा यहीं। इस तरह बोलकर गंगा अपने कमरे में जाती है और एक घड़ी को लेकर कमरे से बाहर आते हुए मंगा को देने लगती है और बोलती है, ये ले, इस घड़ी को पहनकर शादी में जा। लेकिन एक बात का ध्यान रख, जब तू इस घड़ी को पहनेगी ना तब से सब लोग तेरी ही बात सुना करेंगे। लेकिन ये बात जानकर तू ज्यादा लालच मत करने लगना। अगर तूने लालचीपन दिखाया ना तो ये घड़ी रिवर्स हो जाएगी और तेरी बातें लोग सुनना नहीं, वो तेरा ही चमड़ी उधेड़ देगी। इस तरह गंगा
उस घड़ी के बारे में समझा रही थी। तब मंगा वो घड़ी लेकर बोलती है, अरे वाह सासू माँ, ये घड़ी तो बड़ी मस्त लग रही है। आपने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? आपने अभी अभी समझाया है ना, मैं सब समझ गई हूँ। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। इस तरह बड़ी खुश होकर मंगा शादी के लिए निकल रही थी कि तभी रास्ते में एक आदमी जो बहुत पिया हुआ था अपनी बीवी को मारे जा रहा था। शराब ज्यादा पी लेने की वजह से वो किसी की बात नहीं सुन रहा था और अपनी पत्नी को खूब पीटे जा रहा था। मंगा वहीं से जा रही थी और जब उसने ये सब कुछ देखा तो उतरकर उस आदमी को बुलाते हुए बोलती है, ओ भाई साहब रुक जाओ, अब बस करो। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पत्नी को मारे जा रहे हो। अगर कोई बात हो गई हो तो पति पत्नी को घर में सब कुछ सुलझाना चाहिए। वैसे भी तेरी पत्नी अच्छी है, इसीलिए तुझे छोड़ दिया। अगर वो रिवर्स हो गई तो, अगर वो पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देगी तो तू क्या करेगा बोल? तू क्या अपनी पत्नी को इतना भी नहीं समझ सकता? ये मारना काटना छोड़ और अपनी पत्नी को बड़े प्यार से देख। इस तरह मंगा ने उसे समझाया। मंगा की बातें सुनकर उस आदमी का सारा नशा उतर गया और वो मंगा के पास आकर बोला, अरे मेम साहब, आपके पास क्या कोई जादू टोना है? आपकी बातें सुनते ही मेरा सारा नशा उतर गया। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज से बदल जाऊंगा। आज के बाद मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। इस तरह बोलकर वो आदमी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। तब मंगा अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है, अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई है। इस वॉच में इतना ज्यादा जादू है। अरे वाह, मैं तो बड़ी लकी हूँ। इतनी अच्छी वॉच रखकर अगर मैं इस पर 1 रुपए भी नहीं कमाऊँ तो कैसे लगेगा? वैसे भी मेरी सास हमेशा बकवास करती रहती है। जब तक ये घड़ी मेरे पास है, मुझे जितना हो सके उतना पैसा कमाकर अपने जेब में डाल लेना चाहिए। इस तरह मन में सोचकर मंगा शादी के पास पहुंचती है। उस शादी में एक बड़ी औरत पूरे शरीर में गहने पहनकर पहुंचती है। उसे देखकर मंगा बोली, अरे आंटी, कैसी हो आप? अरे अरे सुपर, क्या गहने पहने हैं आपने? आपने तो पूरे बदन में इतने सारे गहने पहन रखे हैं। इतने सारे गहने पहनकर आप तो बहुत चमक रही हैं। एकदम लक्ष्मी जी का अवतार लग रही हैं। थोड़े गहने मुझे भी दे दीजिए। इस तरह मंगा उस औरत की प्रशंसा किए जा रही थी। मंगा की बातें सुनकर वो औरत बोली, क्यों रे मंगा, तुझे मेरे गहने इतने पसंद आए हैं क्या? अगर ऐसा है तो ये ले, इस अंगूठी को थोड़ी देर पहन ले। ऐसा बोलकर वो औरत मंगा को एक अंगूठी देती है। तब मंगा अपनी घड़ी के तरफ देखकर बड़ी खुश होते होते बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं इसी तरह सबके पास जाकर अपने मनपसंद गहने ले लूं तो बड़ा मजा आएगा। अगर मैं इन सारे गहनों को अपने पति को दिखाऊंगी ना तो वो बड़े खुश होंगे। लेकिन हाँ, ये बात मुझे अपनी सासू माँ से छुपानी पड़ेगी। इस तरह मंगा जो भी गहने उसे पसंद आते उन लोगों के पास जाकर उन्हें बातों में उलझा देती और अपने मनपसंद गहने उनसे ही निकलवा लेती थी। लेकिन इतने से मंगा का मन नहीं भरा। सारे रिश्तेदारों से गहने ले लेने के बाद मंगा इधर उधर देख रही थी। तब उसकी नजर दुल्हन पर पड़ती है। इस तरह सोचकर, अरे प्रिया, तेरे गहने कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तेरे गहने देखने के लिए मेरी 2 आंखें भी काफी नहीं लग रही हैं। अरे वाह वाह, तेरे गहने तो बड़े ही अच्छे हैं। इस तरह मंगा की बातें सुनकर दुल्हन भी अपने गहनों में से एक हार को निकालकर मंगा को दे देती है। ये सारी बातें देखकर वहाँ शादी में आए सब लोग दंग रह जाते हैं। उनमें से एक आदमी पुलिस में कंप्लेंट कर देता है, हेलो पुलिस स्टेशन, हम लोग यहाँ एक शादी में आए हैं और यहाँ एक औरत कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करके दुल्हन के सारे गहने उड़ा ले जा रही है। आपको जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना चाहिए। इधर मंगा का लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। वो इधर उधर देख रही थी कि किसी और से वो क्या चीजें ले ले। इस बीच पुलिस आ जाती है और मंगा को पकड़ लेती है। अरे ओ लड़की, तुम कहाँ की चोर हो? हाँ, स्टुअर्टपुरम, बिहार या उड़ीसा? इस तरह की बातें सुनते ही मंगा बोलती है, मैं कोई चोर नहीं, मैं इस शादी में एक मुख्य व्यक्ति हूँ। हाँ हाँ, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। चलो चलो यहाँ से, ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में बैठकर करेंगे। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तो तुझे इतने सारे गहने कहाँ से आए?
ये सारे गहने यहाँ के लोगों ने अपने प्यार से मुझे दिया है। मैंने कोई गहनों की चोरी नहीं की है। ये सारी बातें ना हम पुलिस स्टेशन जाकर ही करेंगे, चलो यहाँ से। इस तरह पुलिस की बातें सुनकर मंगा डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। लेकिन तभी गंगा वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस से बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू चोर नहीं है, मेरी बात मानिए, उसे छोड़ दीजिए। इस तरह बोलकर वो सभी लोगों के गहने वापस लौटा देती है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने सभी लोगों के गहने उन्हें वापस कर दिए हैं, अब तो हमें छोड़ दीजिए। इस तरह बोलकर गंगा कुछ मैजिक करती है जिससे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। जब मंगा को सही गलत के बारे में समझ में आता है तो वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, सासू माँ, आप वक्त रहते आई और आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सासू माँ। लेकिन एक बात बताइए, आपको ये कैसे पता कि मैं यहीं पर हूँ? अरे बेवकूफ कहीं की, वो घड़ी मैजिकल घड़ी है। अगर तू इस घड़ी का गलत इस्तेमाल करती है ना तो उसका अलार्म मेरे पास है जो बजता है, इसीलिए मैं वहाँ पहुँच पाई। मैं तो पहले ही जानती थी कि तू इस घड़ी को लेकर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करने वाली है। तू कभी बदलेगी नहीं क्या? छी छी। इस तरह गालियां देते हुए वो मंगा को अपने घर ले जा रही थी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।